हाय गाइस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की फोर्थ क्विज के बारे में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्विज का, सम इलेक्ट्रॉनिक सेट बताइए। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए ए बी सी और 3 ऑप्शन दिए हुए और हमको उसमें से पूछा गया है, सॉरी 4 है, ए बी सी और डी, और इन चारों में से हमको पूछा गया कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन सी है, सम इलेक्ट्रॉनिक सेट कौन से। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उनको हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो हमको ए बी सी और डी इन चारों में से सम इलेक्ट्रॉनिक ढूंढने हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी किन किन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, कौन से सेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। क्लियर। चलिए ऑप्शन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम प्लस है। अब Na जो होता है वो कौन से नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है। Na जो होता है कौन से नंबर पे होता है, सोडियम 11 नंबर पे होता है। लेकिन प्लस का 1 चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक हमने निकाल दिया तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। सोडियम के पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए H3O पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन कितने, 3, तो हाइड्रोजन तो हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन 8वें नंबर पे होता है, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल कितने हुए, 8 ऑक्सीजन के और 3 इसके, तो कितने हुए, 11 इलेक्ट्रॉन। और प्लस का एक चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि Na प्लस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, H3O प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। चलो ये देखते हैं NH4 प्लस, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कौन सा है, 7 होता है नाइट्रोजन का। और हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 7 और 4 कितने हुए, 11। हाइड्रोजन का 4 कैसे, एक हाइड्रोजन का एक होता है। देखिए यहाँ पर सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, 11। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर। हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 7 + 4 कितने हुए, 11। और प्लस का 1 चार्ज है, प्लस का 1 चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन। अब NH4 प्लस की बात करें तो नाइट्रोजन के कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। और 4 किसके हो गए, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का आप देख लो एक नंबर पर है हाइड्रोजन, जो उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम जो उसका 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 8 है तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 4, 7 और 4 11 हुए। पॉजिटिव का एक चार्ज है, प्लस का 1 चार्ज है, तो प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो कितने, 11 में से एक गए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, H3O प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और NH4 प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तीनों में 10 10 10 इलेक्ट्रॉन है। देखिए Na प्लस, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो, सॉरी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। और प्लस का 1 चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितनी हुई, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। H3O प्लस को देखिए, हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8, 8 और 3 11 होते। और प्लस का 1 चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 11 - 1 तो 10 इलेक्ट्रॉन। NH4 प्लस को लिखिए, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। और 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 11 इलेक्ट्रॉन। और प्लस का एक चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 11 में से एक क्या, 10, यानी कि इन तीनों में 10 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि Na प्लस, H3O प्लस और NH4 प्लस तीनों कैसे है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो ए जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है। बी देखिए, CO3 - 2, तो कार्बन कौन से नंबर पे होता है, 6 नंबर पे, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो 8 3 जा 24, तो 24 ये हुए। और 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 24 और 6 30, और माइनस का 2 चार्ज है। जब माइनस का चार्ज होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये, 24 इलेक्ट्रॉन ये, 24 और 6 30, और माइनस के 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो कितने हुए, 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो CO3 - 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन है। CO3 - 2 में 32 इलेक्ट्रॉन है। NO3 माइनस में देखिए, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, लेकिन 3 परमाणु है, तो 8 3 जा 24, समझ रहे हो, 24 और 7 31।
और माइनस का 1 चार्ज है, यानी कि 31 + 1 तो कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो NO3 माइनस में भी 32 इलेक्ट्रॉन है। HCO3 माइनस में देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8, लेकिन 3 परमाणु में तो 8 3 24, 24 और 6 30, 30 और एक हाइड्रोजन का 31 और माइनस का 1 चार्ज, तो कितना हो गया 30। तो यहाँ पर जो CO3-2, NO3- और HCO3- इन तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 32, 32 और 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब ना ऑप्शन थर्ड देखिए P-3 HCl C2H6 और PH3। अगर इन सब की बात करें तो इन सब में भी 18 18 18 इलेक्ट्रॉन है। देखिए फास्फोरस जो है ये P फास्फोरस का होता है जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो परमाणु क्रमांक 15 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 हुई और माइनस का 3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो 15 + 3 कितने हुए 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो P-3 में कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन। अब देख लेते हैं HCl में। तो HCl में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन, तो 17 + 1 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, तो HCl में भी 18 इलेक्ट्रॉन। अब C2H6 देख लेते हैं। C2H6 कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन कार्बन कितने हैं 2 हैं, तो परमाणु क्रमांक 6 तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 12 + 6 18, तो C2H6 में कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। अब PH3 में देख लेते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है 15, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और 3 हाइड्रोजन तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉन। तो PH3 में कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन तीनों में भी कैसे हैं, तीनों में इलेक्ट्रॉन, चारों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। P-3 HCl C2H6 और PH3 सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 18 18 18 एंड 18। तो हमको ढूंढना है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन ए में देखिए ये तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक है, बी में ये तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक तीनों में 32 32 और 32 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी P-3 HCl C2H6 PH3 ये भी कैसे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अब डी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन उसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और माइनस का 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए तो 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन। तो N-3 में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, N-3 में 10 इलेक्ट्रॉन। O-2 तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे, परमाणु क्रमांक 8 तो 8 इलेक्ट्रॉन और 2 और ऐड किए तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो O-2 में भी कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन। F सिर्फ फ्लोरीन है, फ्लोरीन कौन से नंबर पे होता है 9वें नंबर पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ऑप्शन डी जो फोर्थ स्टेटमेंट है डी, वहाँ पर वो सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है क्योंकि उसमें एक 9 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों में 10 10 है N-3 और O-2, लेकिन फ्लोरीन में 10 नहीं है। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है सम इलेक्ट्रॉनिक सेट बताइए। क्लियर। तो यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक सेट कौन से ए बी और सी, ये तीनों कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ए बी और सी ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। ए बी और सी ये तीनों कैसे सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूटेरियम के लिए गलत कथन चुनिए। अब बात करते हैं ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम जो होता है वो कौन सा होता है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसको हम कहते हैं 1H2। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं 1H1 1H2 और 1H3। यहाँ पर किसकी बात हो रही है 1H2 यानी कि ड्यूटेरियम की। तो ड्यूटेरियम जो होता है उसके लिए कौन सा गलत कथन है, उसने पूछा है गलत कथन, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। गलत कथन चुनिए। तो पहला जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो 1H1 1H2 और 1H3, तो उसमें ये भी एक समस्थानिक है। ओके, तो ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। हम अपने को क्या ढूंढना है गलत कथन, और ये कैसा सही है। सेकंड देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं, तो 1H2 है, 1H2 देख लीजिए 1H2 है। तो प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन जितना Z होगा, Z एक है तो प्रोटॉन कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं Z के बराबर। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन Z के बराबर होते हैं और Z = 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। ओके, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन की बात करें तो क्या होता है A - Z, न्यूट्रॉन =
तो ए यहाँ पर कितना है 2 है, माइनस जेड कितना 1, तो न्यूट्रॉन कितना है 1, तो इसमें न्यूट्रॉन भी 1, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों क्या है 1 1 1 ही है, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, ये भी सही है। अपने को गलत कथन चुनना है, इसमें केवल 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, ये गलत है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है। क्लियर। और D2 वो भारी पानी कहलाता है, ये भी सही है, इसको भारी जल कहते हैं अपन। तो इसमें गलत कथन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड गलत होगा, इसमें केवल 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, ये गलत है यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु Al में यानी कि एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या, उनको A, B और C से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इनकी संख्या का अनुपात होगा, संख्या का अनुपात CBA। ध्यान देना अनुपात किस फॉर्म में चाहिए, किस अनुपात का फॉर्मेट क्या है CBA, यानी कि पहले क्या आएगा C, यानी कि पहले न्यूट्रॉन की संख्या आएगी, फिर B का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर आएगा A प्रोटॉन की संख्या। तो पहले है C न्यूट्रॉन की संख्या, फिर है B यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और फिर A है प्रोटॉन की संख्या। तो एल्यूमिनियम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है और उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में चाहिए अपने को, तो अपन निकाल लेते हैं। एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम कौन से नंबर पर है 30 नंबर पर, और 27 उसका परमाणु भार है। क्लियर। तो यहाँ पर जो उदासीन परमाणु है कोई चार्ज नहीं है, तो उदासीन परमाणु के लिए Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता है E होता है ना, यानी कि Z के बराबर प्रोटॉन होते हैं और Z के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और Z क्या है यहाँ पर, Z की बात करें, Z क्या है यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, अब परमाणु क्रमांक ये रहा Z, तो Z कितना है 13 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन 13 हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। अब क्या निकालने, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करें अपन A माइनस Z, तो यहाँ पर A कौन सा है ये 27, ये A है ये Z है, किसी भी तत्व को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये X है उसका प्रतीक, ये Z परमाणु क्रमांक और A परमाणु भार है, तो ये A है, A कितना है 27 माइनस 13, तो कितना आंसर आएगा, ये आ गया कितना हो जाएगा 14। तो न्यूट्रॉन कितने हैं 14, यहाँ पर देख रहे हैं अपन न्यूट्रॉन कितने हैं 14, प्रोटॉन कितने हैं 13, और इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन 13 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 14 है यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, प्रोटॉन की संख्या को A से रिप्रेजेंट किया है, मतलब प्रोटॉन की संख्या A ये रही, ओके, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को B से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, तो ये B इलेक्ट्रॉन हो गए, और न्यूट्रॉन की संख्या को C से रिप्रेजेंट किया है, A B और C, और अनुपात का फॉर्मेट क्या होना चाहिए CBA, यानी कि पहले क्या आएगा 14, अनुपात का फॉर्मेट क्या है C/B/A है, C अनुपात B अनुपात A है, तो C कौन सा है 14, अनुपात B कितना है 13, अनुपात A कितना है 13, तो यहाँ पर सही कौन सा होगा 14/13/13, तो कौन सा होगा 14/13/13, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही होगा। समझे, क्वेश्चन अपने को ये जो अनुपात का जो फॉर्मेट है उसको ध्यान में रखना है यहाँ पर, बाकी चार ऑप्शन सही हो सकते हैं लेकिन अपने को इस फॉर्मेट के हिसाब से सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है, जो कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन, कितने 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 18 है, तो उस पर आवेश क्या होगा, आवेश पूछा है। अब किसी परमाणु 17 प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने 17 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर ध्यान देना प्रोटॉन बराबर क्या होता है Z, प्रोटॉन किसके बराबर होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक यानी कि Z इज इक्वल टू कितना हो गया 17, यानी कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक कौन सा है 17 है, यानी कि वो तत्व कौन सा है क्लोरीन है, ओके 17 नंबर पे कौन सा होता है क्लोरीन है, तत्व तो हो गया वो क्लोरीन, और 18 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अपन A माइनस Z, तथा इलेक्ट्रॉन है 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये तत्व कौन सा है क्लोरीन है 17 नंबर पर, तो क्लोरीन उदासीन होगा तब तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है ये कहा उसने इलेक्ट्रॉन कितने 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कितने ऐड किया है +1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तब जाके कितने हुए 18 इलेक्ट्रॉन हुए। समझ पा रहे हो, यानी कि यहाँ पर कितना चार्ज है इसके ऊपर Cl- का 1 चार्ज है, यानी कि इस पर आवेश कौन सा होगा -1,
तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। क्लियर, समझ पाए क्वेश्चन को, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या उसने दे दी है 17, प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई 17, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक 17 है, यानी कि वो क्लोरीन है, और इलेक्ट्रॉन कितने 18 है। तो अगर उदासीन होगा 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कहा उसने 18 इलेक्ट्रॉन कहा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, यानी कितना चार्ज आएगा, माइनस का 1 चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन समभारिक एल्यूमिनियम 27 और सिलिकॉन 27, ये दोनों बात कर रहे समभारिक है, दोनों का परमाणु भार समान है, तो ये दो समभारिक है, उसके लिए असत्य नहीं होगा। क्या पूछा गया, असत्य नहीं होगा, यानी कि सत्य कथन ढूंढना है अपने को, जो राइट स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है। किनके लिए, समभारिक के लिए, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों समभारिक है, उनके लिए हमको सत्य कथन ढूंढना है, असत्य नहीं होगा यूँ कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन, एल्यूमिनियम समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या सिलिकॉन से अधिक है। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, एल्यूमिनियम समस्थानिक में, तो एल्यूमिनियम समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होगी तो कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ए माइनस जेड होती है। तो ए कितना है 27, तो 27 माइनस 13 तो कितना है 14। तो एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉन कितने हैं 14 है, और सिलिकॉन में न्यूट्रॉन कितने हैं, सिलिकॉन में न्यूट्रॉन, तो सिलिकॉन में 27 माइनस 14 तो कितने हुए 13। क्लियर, तो सिलिकॉन में न्यूट्रॉन कितने 13 और एल्यूमिनियम न्यूट्रॉन कितने 14 है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या सिलिकॉन से अधिक है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा यहाँ पर, क्योंकि असत्य नहीं होगा ये पूछा है, तो ये सत्य है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, यदि एल्यूमिनियम 27 न्यूट्रॉन अवशोषित करे तो सिलिकॉन 27 समस्थानिक बनता है, यदि न्यूट्रॉन अवशोषित करे तो। अगर इसने न्यूट्रॉन ले लिया, अगर इसने न्यूट्रॉन अवशोषित करके वो सिलिकॉन के बराबर होगा, नहीं होगा, समझ पा रहे हो ना, अगर उसने न्यूट्रॉन लिया तो सिलिकॉन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो तो चार्ज लेस होता है, तो वो अगर उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो सकता है, न्यूट्रॉन अवशोषित करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा देखिए, दोनों समस्थानिक में परमाणु क्रमांक 27 है, ये भी गलत है, क्योंकि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है 13 है, और सिलिकॉन का 14 है, इसका 13 और इसका 14 है, यानी कि दोनों समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान 27 नहीं है, समान 27 नहीं है। ऑप्शन 4 देखिए, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 27 प्रति परमाणु है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 27 है, नहीं है। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13 और सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन कितने 14, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में 27 नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व 89/231, जहाँ पर ये 231 क्या है उसका परमाणु भार है और 89 उसका परमाणु क्रमांक है, कोई तत्व y है, में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इसमें हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो उदासीन परमाणु को कोई चार्ज नहीं है, तो उदासीन परमाणु के लिए Z इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यानी कि Z कितना है इसका 89 है, Z कितना है 89 है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 89, तो प्रोटॉन तो हो गए उसके कितने हो गए 89, तो Z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, Z के बराबर प्रोटॉन होंगे और उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 89, यानी कि इसमें प्रोटॉन भी 89 है, इलेक्ट्रॉन भी 89 है। अब न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, तो ए कितना है 231 माइनस जेड कितना है 89, यानी कि 231 और उसमें से 89 माइनस करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 142, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए इसके पास 142 हो गए, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन पूछा उसने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, प्रोटॉन भी 89 है और इलेक्ट्रॉन भी 89 है, न्यूट्रॉन कितना है 142, यानी कि ऑप्शन थर्ड देखिए, प्रोटॉन 89, ओके, न्यूट्रॉन 142 और इलेक्ट्रॉन 89, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन 89, न्यूट्रॉन 142 हमने निकाले, ये रहे न्यूट्रॉन 142 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 89, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा 89, 142, 89, 89 प्रोटॉन, 142 न्यूट्रॉन और 89 इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ,
कार्बन 13 और ऑक्सीजन 17 परमाणु आपस में कहलाते हैं। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन ये उनका आपस में ये दोनों परमाणु क्या कहलाते हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये दोनों जो परमाणु है वह क्या है आपस सम न्यूट्रॉनिक है नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में समान है नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 13-6 और इसमें 17-8, तो दोनों संख्याएं अलग अलग आएगी। सम न्यूट्रॉनिक है नहीं। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। तो यहाँ पर देख रहे हो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8 है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर आइसो डायफर है। तो ये दोनों क्या है यहाँ पर आइसो डायफर है यहाँ पर। तो आइसो डायफर जो होता है उसका मतलब होता है कि जो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच का जो अंतर होता है दोनों में समान होता है। यानी कि दो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है और परमाणु भार भी अलग अलग है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच का जो अंतर है वो क्या होता है बराबर होता है। उसको हम कहते हैं आइसो डायफर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, कार्बन में प्रोटॉन कितने हो गए 6 हैं, और कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन की बात करें तो 13-6 यानी कि 7। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर कितने का, 1 का अंतर है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, Z के बराबर 8, और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने हैं 17-8, तो कितने आंसर आया 9। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अंतर कितना है 9-8 यानी कि 1। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अंतर कितना है 1 है, और यहाँ पर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अंतर कितना है 1 है। तो आइसोडाइफर का मतलब क्या होता है कि दो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु भार भी अलग अलग हो, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में जो अंतर होता है वो समान होता है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर कितना है 1 है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर कितना है 1 है। यानी कि जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर समान होता है उसको कहते हैं आइसो डायफर। तो ये सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं है, सम इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, आइसोस्टर भी नहीं है, ये क्या है आइसो डायफर है। इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो अंतर है वो समान है। क्लियर यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु भार, एक तत्व है उसका परमाणु भार 25 है और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 13 है। तो परमाणु भार 25 वाले परमाणु में 13 न्यूट्रॉन है तो निम्न आयन के लिए लागू होगा। तो ये पूछ रहा है कि ये किस आयन के लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो परमाणु भार 25 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 13 है। तो हम न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या A=A-Z लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर A हमारे पास है, A कितना है 25 है, और हमारे पास N भी है, N कितना है 13 है, और हमको निकालना क्या है Z है, यहाँ से निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पर हमारे पास, न्यूट्रॉन 13 है, A कितना है 25 - Z हो गया। तो Z कितना आएगा 25 - 13, तो Z कितना आता है 12। यानी कि वो जो परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक कितना है 12 है, और 12 परमाणु क्रमांक किसका होता है यहाँ पर, एल्यूमिनियम का 13 होता है, क्रोमियम का 24 होता है, मैग्नीज का 25 होता है, और मैग्नीशियम का कितना होता है 12। यानी कि वो तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम +2 होगा। क्लियर यहाँ तक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। Ge32 जर्मेनियम 32 का सम न्यूट्रॉनिक है। तो हमारे यहाँ पर 4 तत्व दिए हुए हैं और उसमें से हमको ढूंढना है कि इसका सम न्यूट्रॉनिक कौन सा है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या इसके समान होगी। तो पहले हम इसमें जर्मेनियम में न्यूट्रॉन निकाल देते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A - Z। तो न्यूट्रॉन में A कितना है 76, तो 76 - Z कितना है 32 हो गया। तो 76 - 32 आ गया। तो क्या आंसर आया इसका 4 ये, और ये कितना आ गया, ये भी 4। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन = 44 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें 44 है। अब हमको इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि न्यूट्रॉन की संख्या 44 किस में है। तो इसमें कितनी हो जाएगी 77 - 32 फर्स्ट ऑप्शन में। तो माइनस कीजिए 77 - 32, तो ये कितना आया 5, और ये 40, तो ये कितना आ गया 45 आ गया। तो इसमें 45 ये हो नहीं सकता। इसमें देखिए तो कितना हो जाएगा 77 - 33, तो कीजिए इसको 77 में से 33 गया तो कितना आ गया 44।
तो इसमें कितनी है 44, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या इसके बराबर है। तो ऑप्शन सेकंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सेकंड तत्व है एस्टेटाइन AS, उसमें 44 न्यूट्रॉन की संख्या है। आगे देखिए इसमें कितने आ जाएगी 77 माइनस 34 हो गया। तो 77 में से कितना गया 34 गया, तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये 43, तो ये तो आ गया 43। मतलब ये भी नहीं होगा, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 43 है, इसमें 45 और इसमें 44 है, तो ये इसका सम न्यूट्रॉनिक है। इसमें भी न्यूट्रॉन 44 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 44 है। फोर्थ को देख लेते हैं 78 माइनस 34, इसमें कितना हो जाएगा 78 माइनस 34, तो इसको माइनस करते हैं कितना आएगा 78 माइनस 34, तो ये आ गया 4 और ये भी 4, यानी कि ये भी कितना आया 44। यानी कि यहाँ पर सेकंड और 4 ये दोनों जो तत्व है वो जर्मेनियम के कैसे हैं सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि इसमें भी न्यूट्रॉन 44 है और इन दोनों में भी न्यूट्रॉन कितने 44 और 44, यानी कि सेकंड और 4। तो सेकंड और 4 कौन सा यहाँ पर देखिए सेकंड और 4, ये रहा सेकंड और 4, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा सेकंड और 4। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। नाइट्रोजन परमाणु, जैसे कि हम बात करते हैं नाइट्रोजन परमाणु तो कौन से नंबर पे होता है 7 नंबर पे। तो इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p3 लिखते हैं। तो यहाँ पर p जो कक्षक है, p जो ऑर्बिटल है, p जो उपकोश है इसमें 3 कक्षक होते हैं और तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, ये बात हो रही है। यानी कि n परमाणु में नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। यानी कि ऐसा ये जो हो रहा है उसका स्पष्टीकरण किसके द्वारा दे सकते हैं, तो ये किसने कहा था कि जब तक सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे तब तक पेयरिंग नहीं होगी। यानी कि जब तक सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा तब तक उनका युग्मन यानी कि दोबारा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। ये किसका नियम है, हुंड का नियम है। ओके, पावली अपवर्जन नियम क्या कहता है, पावली अपवर्जन का नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु के लिए अधिकतम 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा हुंड का नियम क्या कहता है कि जब तक सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता तब तक उनकी पेयरिंग यानी कि उनका युग्मन नहीं होगा। क्लियर। इसीलिए नाइट्रोजन परमाणु में इस P में तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेकंड सही होगा, हुंड के नियम से हम इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, इसको हम इस प्रकार इसको हम 1 मान लेते हैं, 1s2 2s2 और इसको 2p कर लेते हैं। तो ये हो गया 1s2, ये 2s2 और 2p कितना है 1 2 3 4, ये 2p4 है और ये इस प्रकार का विन्यास दिया हुआ है। ये किसका उल्लंघन करता है ये पूछा गया है। तो ये किस नियम का उल्लंघन करता है, यहाँ पर देखा जाए कि हुंड के नियम का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि हुंड का नियम क्या कहता है कि 2p4 था तो हुंड के नियम के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, हुंड के नियम के अनुसार 1 2 3 और ये 4, तो ये 2p4 ऐसे भरा जाता है। जबकि यहाँ पर 2p4 कैसे भरा 1 2 3 4, यानी कि बिना इसमें क्या किया गया कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया और इन दोनों कक्षकों में 2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। जबकि हुंड का नियम क्या कहता है कि जब तक सारे कक्षकों में, पहले तो सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसके बाद युग्मन होगा, इसके बाद पेयरिंग होगी। तो 2p4 था हमारे पास, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे अपने को, p में कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, क्या था हमारे पास 2p4 था, तो p में 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे। तो पहले तो एक भरे, इसके बाद पेयरिंग शुरू की हमने। तो ये जो विन्यास है वो किसके नियम का उल्लंघन कर रहा है, हुंड के नियम का। वो क्या कर रहा है, हुंड के नियम का उल्लंघन कर रहा है यहाँ पर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संक्रमण धातु, यहाँ पर पूछी कि संक्रमण धातु जो होती है वो किसकी होती है, डी ब्लॉक की, यानी कि तत्व किसका है, ये डी ब्लॉक का है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। तो एक संक्रमण धातु X है, कोई संक्रमण धातु X है का +3 ऑक्सीकरण अवस्था पर विन्यास, +3 ऑक्सीकरण अवस्था, उस पर उसका विन्यास कितना है AR35 है। तो
तो जो आर्गन होता है, आर्गन वो कौन से नंबर पे होती है? अक्रिय गैस है 18 नंबर पर, और 3D 5 है। ये विन्यास कौन सी अवस्था में? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था में? 18 तो ये, और 5 यानी कि 19, 20, 21, 22 और 23 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास? 23 इलेक्ट्रॉन है। तो उसका परमाणु क्रमांक पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल, +3 का मतलब क्या हो? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, समझ रहे हो ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18, 19, 20, 21, 22 और 23 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 23 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यानी कि अपन क्या करेंगे? +3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने के बाद कितना आएगा? 26 इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26। यानी कि परमाणु क्रमांक किसका हो गया? कितना हो गया उसका परमाणु क्रमांक? कितना हो जाएगा? 26 उसका। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी होगी? 26। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 26 है, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना उसका? 26 है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेकंड सही होगा? उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 26। क्वेश्चन समझ में आया? +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था पर ये विन्यास है, यानी कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास? 23 इलेक्ट्रॉन है। +3 में यानी कि 3 निकाल देने के बाद 23 बचे, तो हमको उसका मूल परमाणु क्रमांक चाहिए, यानी कि 3 ऐड कर दो तो 26 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 26, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 26 यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाह्यतम कोश का विन्यास 4s2 हो तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न होगा। तो हमारे पास कोई तत्व है, उसके बाह्यतम कोश का विन्यास 4s2 दिया हुआ, और उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा ये पूछा है। 4s2 यानी कि 4 शेल उसके अंदर है, समझ रहे हो ना? कितनी शेल है उसके अंदर? 4 शेल है। तो ये हमने बता दिया प्रोटॉन सेंटर में, न्यूक्लियस में। और कितनी शेल है? 1, 2, 3 और ये 4 शेल है उसकी। और उसमें चौथी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 4s2 है। अब हम 4s2 तक के सीरीज लिख देते हैं। तो सीरीज में अपन लिखते कैसे लिखते हैं? 1s2, 2s2 और फिर 2p6 एंड देन 3s2 और 3p6 और फिर 4s2। लेकिन थर्ड शेल में 3p के बाद क्या आता है? 3d10 भी आता है। यानी कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। पहली शेल की बात करें तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में कितने? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी शेल में कितने? तीसरी शेल में 3s2 भी है, 3p भी है और 3d भी है। तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। और उसने बाह्यतम कोश यानी कि सबसे बाहर बाह्यतम कोश का विन्यास बताया उसने 4s2। तो बाह्यतम कोश का विन्यास 4s2 है, लेकिन उसके पहले थर्ड शेल में 3d भी आता है। तो उस तत्व का विन्यास ये हो जाएगा। 4s2 से पहले अपन 4s2 3d10 लिखते हैं। तो बाह्यतम कोश का विन्यास कौन सा है? 4s2। तो उसके पहले 3s2, 3p6 और 3d। थर्ड शेल में 3s2, 3p और 3d भी आएगा। तो इन सबको काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30। तो वो तत्व कौन सा होगा? उसका परमाणु क्रमांक कौन सा होगा? 30। बात आई समझ में? क्योंकि बाह्यतम कोश का विन्यास कौन सा है? 4s2 है। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल में 3s2, 3p6 और 3d10। यानी कि टोटल कितने हो गए? कितने हुए? 6 और 2 8 और 10 ये 18। तो तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और पहली में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के कितने हुए? 30 इलेक्ट्रॉन। यानी कि परमाणु क्रमांक कितना हो गया उसका? 30 हो गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। क्लियर? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Fe+2, CO+2 और Na+2 सभी के लिए L=2। ध्यान देना, L=2 यानी किसकी बात हो रही है? डी उपकोष की। L=2 है तो ये कौन सा है? अजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो क्या बताता है? उपकोष बताता है। तो L=2 यानी कौन सा उपकोष है? डी उपकोष में उपस्थित युग्मित पेयर पूछ रहा, वो पेयर्ड युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग क्या होगा वो। क्लियर? Fe+2, CO+2 और Na+2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कौन कौन से तीन तत्व यहाँ पर? एक तो कौन सा है? Fe है, दूसरा CO और तीसरा निकिल है। Fe 26 पे होता है, CO 27 और निकिल 28 पे होता है। तो इनका अगर विन्यास लिखिए तो Fe का विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर होता है 4s2। और कितना हो जाएगा? काउंट करें, 6 और 4 10, 12 6 18 20 और ये 6, यानी कि कितना हो जाएगा? 3d6 हो गया। यहाँ पर कितना होगा? ये 3d6। और कोबाल्ट का कितना हो जाएगा?
4s2 और इसका हो जाएगा 3d7 हो जाएगा, 27 है इसीलिए, और इसका ये पूरा होगा इसी, और लास्ट में क्या हो जाएगा 4s2 3d8 होगा। तो यहाँ पर हमको जो पूछा गया वो किसका पूछा है, Fe+2 का, और साथ में CO+2 में और Ni+2 में, इन तीनों में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी वो। तो +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, +2 का मतलब कितने, तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं, बाह्यतम कोश में। तो बाह्यतम कोश कौन सा है, 4s2 4s2 और 4s2। तो तीनों के 4s2 में ये 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्योंकि प्लस का 2 चार्ज है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन तीनों में निकाल दिए। अब बचा कौन सा, 3d6 3d7 और 3d8। तो 3d6 है, यानी कि डी में कितने हैं, डी में एक में 6 है, एक में 7 और एक में 8 है। और डी में कितने कक्षक होते हैं, 5, 4 और 5, 4 और 5, 3, 4 और 5। तो देखिए अब इसमें कितने 6 भरे हुए, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें 7 भरे हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसमें 8 भरे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी पूछी है, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी वो। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की जो पैर में है, ये आप दिख रहे हो पैर में, तो उनकी संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सारे कौन से हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 12। बात आई समझ में। हमने तीनों का विन्यास लिखा, फिर +2 में पूछा था तो बाह्यतम कोश में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, प्लस का 2 था इसलिए। तो 3d6 ये रहा, 3d7 ये रहा, 3d8 ये रहा। और क्वेश्चन में पूछा युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, 12 सही होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड 12 यहाँ पर सही होगा। युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 12 है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तत्व का प्रथम उत्तेजित अवस्था में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कह रहा है वो, प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा जो O2 के सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि O2 के सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है, O2 के बराबर। तो O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 परमाणु में 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देख रहे हो 16 इलेक्ट्रॉन, चारों में 16 ही है, नियॉन 10 नंबर पे होता है, तो 10 12 13 14 15 और 16, सब में देख रहे हो 16 ही है, 10 11 12 और 4 16, 10 11 12 13 14 15 और 16, 10 11 और 5 16, सब में 16 इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन प्रथम उत्तेजित अवस्था में कहा जा रहा है वो। क्लियर। तो अगर हम उसका तत्व का पता लगे वो तत्व कौन सा होगा, तो वो तत्व कौन सा होगा यहाँ पर, तो वो जो विन्यास लिखा जाएगा 16 के लिए, वो विन्यास अपन कैसा लिखते हैं, अगर 16 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या होगा 3p4 होगा हमारे पास, 6 और 4 10 12 और 4 16। तो यहाँ से यहाँ तक का विन्यास किसका है, नियॉन का, 6 और 4 10, यानी कि ये विन्यास क्या आएगा, नियॉन 10 और बचा कितना 3s2 और साथ में 3p4। तो ये विन्यास आया नियॉन 3s2 3p4 जो कि सेकंड है। लेकिन उसने क्या पूछा, प्रथम उत्तेजित अवस्था में, यानी कि फर्स्ट एक्साइटमेंट स्टेट में, यानी कि देखिए एस में कितने हैं, एस में 2 हैं, और पी में कितने, पी में 4 हैं, 1 2 3 और ये 4 हैं। और यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इस पी में से एक निकल जाएगा, और यहाँ पे डी का खाली है, डी का कौन सा है 5 वाला खाली है, डी का 5 1 2 3 4 और 5, ये डी का 5 वाला खाली है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में। यानी कितना हो जाएगा 3s2 3p3, क्योंकि एक कहाँ पर चला गया डी में, तो 3s2 3p3 और 3d1, क्योंकि प्रथम उत्तेजित अवस्था में पूछा है ना, इसीलिए p का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, क्योंकि 3p के बाद कौन सा आता है 3d, इसीलिए कौन सा हो जाएगा 3s2 3p3 और 3d1। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा वो सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अयुग्मित 3p इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या वाले तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी मूल अवस्था में। तो अयुग्मित 3p इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तो 3p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो कितने आ सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3, यानी कि 3p3। तो पूरा विन्यास लिखते हैं अपन तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और ये 3p3, सॉरी ये कितना हो गया 3p3 यहाँ पर। तो काउंट कीजिए 6 और 4 10,
12 और 3 15, यानी कि वो तत्व का परमाणु क्रमांक कौन सा है 15, वो तत्व कौन सा है फास्फोरस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फर्स्ट 15 सही होगा। क्लियर। ध्यान देना यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसलिए क्या आएगा 3p3 आएगा, क्योंकि अयुग्म अधिकतम अयुग्मित कितने आ सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा 3p3 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मूल अवस्था विन्यास दर्शाता है, मूल अवस्था विन्यास। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यानी कि जो उसकी मूल जो अवस्था उसका विन्यास कौन सा दर्शाता है वो पूछा गया है। तो एस में 2 है और पी में 3 है और इसके बाद डी में भरे हैं। जबकि नियम क्या कहता है, हुंड का नियम, पहले कक्षकों में सारे एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, इसके बाद युग्मन करो, फिर दूसरे कक्षकों में भरो। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इन तीनों में भर जाने के बाद कहाँ पर भरा जाना चाहिए था, उसी पी को, पी में सारे अयुग्मित हो गए, फिर पी को युग्मित करना था, फिर डी की ओर बढ़ना था। तो ऑप्शन पहला सही नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड देखिए, एस में 2 भर दिए, पी में देखिए 3 भर दिए, फिर युग्मन करना शुरू किया, 2 का युग्मन किया, लेकिन इसका युग्मन नहीं किया और इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दिया, डी में भर दिया। जबकि नियम क्या कहता है, पहले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर उसका युग्मन करो, फिर अगले कक्षक की तरफ जाओ। ऑप्शन थर्ड देखिए, एस में 2 भर दिए, पी में देखिए 1 2 3 भरे, फिर इसका युग्मन किया, बिल्कुल सही है यहाँ पर, और इसका युग्मन करने के बाद आगे अगले कक्षक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी देखिए इसका युग्मन किए बगैर इसको भर दिया डी को, तो ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड, जहाँ पर आप देख रहे हो एस में 2 भरे, पी में 3 भरने के बाद उनका युग्मन शुरू किया। यहाँ पर युग्मन शुरू किया लेकिन इसको छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा, डी में भर दिया, जो कि रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कक्षक में 2 कोणीय नोडल प्लेन होते हैं, 2 कोणीय नोडल प्लेन किस में होंगे, ये पूछा गया, एस पी डी या एफ। 2 कोणीय एंगुलर नोडल प्लेन 2 किस में होंगे वो। तो जो एंगुलर नोडल प्लेन होते हैं वो 2 किस में होंगे, डी में होगा, क्योंकि डी कक्षक कैसा होता है, डबल डंबल होता है। तो अगर हम बात करते हैं डी के, तो डी कैसा होता है, ऐसा होता है, डबल डंबल। तो उसमें आप देख रहे हो कि 2 ये जो नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत कम है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर नोडल प्लेन की संख्या 2 किस में होगी, डी में। तो किस में कक्षक में, डी कक्षक में नोडल प्लेन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम कौन प्रदर्शित करता है। क्रोमियम देखिए, क्रोमियम जो कि 24 नंबर पे आता है, तो इसका विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d4, ये लिखा जाना चाहिए यहाँ पर। देखिए 6 और 4 10 12 6 18 20 और 24, लेकिन ये नहीं लिखा जाता है, हमने देखा था ये गलत होता है। सही कौन सा होता है, 4s1 और 3d5, यानी कि एस में कितना है, एस में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, और डी में कितने भरे 5 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 2 3 4 और 5। ये सही क्यों है, क्योंकि आधे भरे कक्षक जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4s1 और 3d5, यानी कि एस में 1 और डी में 5। ऐसा कौन सा देखिए, एस में 1 और डी में 5, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा, एस में 1 और डी में 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु संख्या 24 के अवयव के एम ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। परमाणु संख्या 24, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना 24, यानी कि अगेन किसकी बात हो रही है यहाँ पर, क्रोमियम की बात हो रही है, किसकी, क्रोमियम की। तो एम ऊर्जा स्तर, एम यानी कौन सा है, के एल और एम, एम यानी कौन से ऊर्जा स्तर की बात हो रही है, तीसरे ऊर्जा स्तर की। किसकी बात हो रही है, तीसरे ऊर्जा स्तर की, यानी किसकी बात हो रही है, 3s2 3p6 और 3d5। तीसरा ऊर्जा स्तर ये है ना, 3 नंबर का। तो तीसरे ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s2 2 ये 3p6 6 ये और 3d5, तो 5 ये, तो 6 और 5 11 और 2 ये 12 और 13, यानी कि एम ऊर्जा स्तर यानी कि तीसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है उसकी, 13, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षक L = 0 किसके समरूप अभिविन्यासित है। L = 0 एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है किस, कौन से उपकोष के लिए, S उपकोष के लिए। किसके लिए, S उपकोष के लिए L कितना होता है 0, और S उपकोष कैसा होता है, गोलाकार होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किसके चारों तरफ होती है, नाभिक के चारों तरफ। समझ रहे हो ना, क्योंकि एक्स ये कहाँ पर होता है, नाभिक के चारों तरफ होता है। क्लियर। यानी कि किसके अभिविन्यासित होता है, नाभिक के चारों ओर अभिविन्यासित होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। एस कक्षक गोलाकार होता है इसलिए। तो यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन 4 सही होगा। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।